इन्वेस्टमेंट की दुनिया में म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारे मिथ हैं। जब भी निवेशक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई बार इन मिथ के चक्कर में किसी गलत स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर डालते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। जैसे कि एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो ही आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे, या फिर एनएफओ के दौरान यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका फायदा ज्यादा होगा, और 10 रुपए की एनएवी है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि किसी स्कीम की एनएवी बहुत बढ़ गई है तो वहां पर तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे मिथ्स हैं, लेकिन फैक्ट कुछ और ही कहते हैं। तो इसके लिए आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सब बातों पे चर्चा करूंगा। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इन मिथ के चक्कर में कई बार बड़ा ब्लंडर हो जाता है और आप जो वेल्थ क्रिएशन का ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं उसमें बाधा पड़ती है। तो हम बात करेंगे एक एक करके। पहले शुरुआत करते हैं ये सस्ती एनएवी महंगी एनएवी की, कि यदि एनएवी बहुत ज्यादा है तो आपको इससे नुकसान होगा, या फिर ऐसी स्कीम जिसकी एनएवी बहुत ज्यादा है वो आपको अच्छे रिटर्न नहीं दिला सकती। अब मान लीजिए कि दो स्कीम्स हैं, एक की एनएवी 10 रुपीज है और दूसरी स्कीम की एनएवी 100 रुपीज है, और आपको मान लीजिए कि 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो जब आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और जिस स्कीम की एनएवी 10 रुपीज है आपको 1000 यूनिट्स मिलेंगी, और जहां पर स्कीम की एनएवी 100 रुपीज है और आप 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 100 यूनिट्स मिलेंगी। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं अंडरलाइंग असेट की परफॉर्मेंस पर, और मान लीजिए कि इक्विटी स्कीम है तो अंडरलाइंग असेट इक्विटी शेयर्स हैं। अब मान लेते हैं कि जो पोर्टफोलियो में अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स हैं वो एवरेज 20% के रेट से बढ़ते हैं, यानी कि वो स्कीम जिसमें आपने 10 रुपीज की एनएवी देखकर इन्वेस्ट किया और वहां पर आपके पास 1000 यूनिट्स हैं, वो 20% के हिसाब से बढ़ी और एनएवी हो गई 12 रुपीज। और जहां पर आपने 100 रुपए की एनएवी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया वो भी 20% से बढ़ी और वो हो गई 120 रुपीज। अब जब आप रिडेम्पशन करेंगे उस वक्त पर यदि 12 रुपीज की एनएवी है और आपके पास 1000 यूनिट्स हैं तो यानी कि रिडेम्पशन पर आपको टोटल 12,000 रुपीज मिलेंगे। और उस स्कीम में जिसमें एनएवी 100 रुपीज की थी और जो अब बढ़कर 120 रुपीज हो गई है, यदि आप उससे नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपके पास है यानी कि 100 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपको रिडेम्पशन पर 12,000 ही मिलेंगे। तो एनएवी 10 रुपी हो या 100 रुपी, अल्टीमेटली जो अंडरलाइंग असेट है वो किस रेट से बढ़ रहा है उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। तो यदि वो 20% से ग्रोथ देता है तो आपको 20% ही रिटर्न्स मिलने वाले हैं, चाहे एनएवी 10 रुपीज हो या फिर एनएवी 100 रुपीज हो। अब इससे भी आगे चलकर एक बात और भी है कि निवेशक कहते हैं जहां पर एनएवी बहुत बड़ी हो गई है वहां पर तो फायदा होगा ही नहीं। मतलब बात वही है 10 रुपए की एनएवी और 100 रुपए की एनएवी, लेकिन मैं इसको और अच्छे एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जहां पर एनएवी बहुत बढ़ जाती है निवेशक अक्सर वहां पर इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। एक स्कीम है निपॉन ग्रोथ फंड, और मैं इस स्कीम के रेगुलर प्लान ग्रोथ ऑप्शन की बात कर रहा हूं। इस स्कीम की एनएवी एज ऑन 20 जुलाई 2021 1836.8568 है, यानी कि एनएवी बहुत बड़ी है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करना हो तो ऐसे निवेशक जो कि छोटी एनएवी बड़ी एनएवी की बात करते हैं वो शायद इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यदि मैं इस स्कीम की एक साल पहले की एनएवी की बात करूं यानी कि 20 जुलाई 2020 की, तो उस दिन इस स्कीम की एनएवी थी 1050.02, यानी कि 1000 रुपए से ज्यादा की एनएवी। तो उस वक्त भी डेफिनेटली बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा, सिर्फ ये सोचकर कि इस स्कीम की एनएवी बहुत बढ़ गई है। और उसके सामने सेम कैटेगरी में मिड कैप फंड, क्योंकि निपॉन ग्रोथ फंड एक मिड कैप फंड है, तो सेम कैटेगरी की एक दूसरी स्कीम लेते हैं और वो है डीएसपी मिड कैप फंड। अब यदि मैं डीएसपी मिड कैप और निपॉन ग्रोथ फंड के रिटर्न्स की बात करूं पिछले एक साल की, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि डीएसपी मिड कैप जिसकी एनएवी 100 रुपीज से कम की थी एक साल पहले और अब भी 100 से कम की है, उसने पिछले एक साल में
53.87% का रिटर्न दिया है। और उसी वक्त पर निप्पॉन ग्रोथ फंड ने पिछले एक साल में 74.93% का रिटर्न दिया है। यानी कि ऐसी स्कीम जिसकी एनएवी 1000 रुपए से ऊपर थी एक साल पहले भी और अब तो 2000 के पास पहुंच गई है, उस स्कीम ने पिछले एक साल में उस स्कीम को जिसकी एनएवी काफी कम थी उसको काफी बड़े अंतर से हराया है। इसके लिए दोस्तों इससे यह साफ होता है कि एनएवी का कम या ज्यादा होना मायने नहीं रखता है। क्या मायने रखता है कि उस स्कीम के पोर्टफोलियो में शेयर्स कैसे हैं, स्टॉक्स कैसे हैं, यानी कि फंड मैनेजर का जो विजडम है वो आपको रिटर्न दिलाएगा। जो फिलॉसफी है स्कीम की उससे आपको फायदा होगा, ना कि स्कीम की कॉस्ट से कि एनएवी कम है या ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि स्कीम को मैनेज कैसे किया जा रहा है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय अक्सर निवेशक दूसरी गलती करते हैं और वो है कि पास रिटर्न्स देखकर अक्सर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में एक डिस्क्लेमर भी है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स, यानी कि म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स को देखकर आप फ्यूचर का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं बात करता हूं डीएसपी मिड कैप और निप्पॉन ग्रोथ फंड की। आपसे एक साल पहले यानी कि 20 जुलाई 2020 को जब किसी निवेशक ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा होगा, उस वक्त यदि किसी ने पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखा हो तो डीएसपी मिड कैप फंड ने उस वक्त पर एक साल का जो रिटर्न था वो 7.85% का दर्ज किया था। यानी कि यदि आप इसकी एनएवी देखें एज ऑन 19 जुलाई 2019, मैं 19 जुलाई क्यों बोल रहा हूं क्योंकि 20 जुलाई 2019 को मार्केट बंद था, तो इसके लिए 19 जुलाई 2019 की एनएवी आपके लिए एप्लीकेबल होगी। तो उस एनएवी पर अगर हम ध्यान दें तो वो थी 52.1350 और उस हिसाब से यदि एक साल का रिटर्न देखा जाए तो वो आता है 7.85%। और उसी वक्त पर यदि हम निप्पॉन ग्रोथ फंड की बात करें तो निप्पॉन ग्रोथ फंड का रिटर्न नेगेटिव था -2.07, क्योंकि ग्रोथ फंड की एनएवी 19 जुलाई 2019 को 1072.2582 थी। यानी कि 19 जुलाई 2019 से 20 जुलाई 2020 की बात करें तो लगभग एक साल में स्कीम का जो रिटर्न था उस वक्त वो नेगेटिव था -2.07। अब सीधी सी बात है कि नेगेटिव रिटर्न देखकर इन्वेस्टर स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और डीएसपी मिड कैप फंड का रिटर्न पॉजिटिव था और उस वक्त के रिटर्न्स के हिसाब से ये काफी अट्रैक्टिव भी था। लेकिन यदि किसी ने जुलाई 2020 में डीएसपी मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया था और या फिर निप्पॉन ग्रोथ फंड में किया था तो रिटर्न्स आपने देखे कि डीएसपी मिड कैप फंड ने 53.87% का रिटर्न दिया और वहीं निप्पॉन ग्रोथ फंड ने 74.93% का रिटर्न दिया। तो ये बात सही है कि पास्ट परफॉर्मेंस से आपको स्कीम के बारे में पता चलता है, एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख के मालूम चलता है कि स्कीम ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन सिर्फ इस बात को देखकर आप ये तय नहीं कर सकते कि जिस स्कीम ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है वो स्कीम फ्यूचर में भी वैसा ही परफॉर्म करने में कामयाब होगी। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आगे के बारे में सोचें। आप बैक व्यू मिरर में देखकर बहुत दूर तक गाड़ी नहीं चला सकते, इसके लिए आपको आगे देखकर ही चलना होता है। तो निवेश करते समय हमेशा आप स्कीम के पोर्टफोलियो देखिए, फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस देखिए, उस फंड हाउस के जो दूसरी स्कीम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस देखिए और तभी आप अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। अब बात करते हैं एक ऐसे मिथ की जो कि आजकल बहुत चर्चा में है। अक्सर लोग मुझसे सवाल भी पूछते हैं जब भी मैं कोई एक वीडियो बनाता हूं किसी फंड को लेकर, तो एक सवाल बहुत कॉमन है कि स्कीम का एक्सपेंस रेशियो कितना है। और इसकी वजह यह है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड एप्स जो कि डायरेक्ट प्लान को प्रमोट करते हैं वो अक्सर यही प्रेजेंट करते हैं कि यदि आपकी स्कीम का एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो आपका फायदा ज्यादा होगा। दोस्तों यदि डायरेक्ट और रेगुलर स्कीम की बात करें तो डेफिनेटली यहां पर एक्सपेंस रेशियो में फर्क होगा और क्योंकि दोनों ही जो प्लान हैं उनका पोर्टफोलियो सेम होगा तो ऐसे में
यदि दोनों स्कीम्स सेम रिटर्न्स जनरेट करती हैं एक्सपेंस रेशियो को एडजस्ट करने से पहले, तो ऐसे केस में एक्सपेंस रेशियो एडजस्ट करने के बाद जो एनएवी बनती है उस हिसाब से डायरेक्ट प्लान का रिटर्न रेगुलर प्लान के मुकाबले में थोड़ा बेहतर होगा। हालांकि ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि रेगुलर प्लान में आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी सर्विस मिलती है, आपको एडवाइस मिलती है, और साथ ही आपको जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है कई बार आपके डिसीजन लेने में मदद करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप ऐप पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारे बिहेवियरल बायसेस की वजह से आप इनकरेक्ट डिसीजन ले लेते हैं, तो उस हिसाब से आप यदि 0.5% या 1% का एक्स्ट्रा एक्सपेंस बेयर कर रहे हैं रेगुलर प्लान में, तो उसके अपने फायदे हैं। लेकिन यहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव वो कंपेयर करना नहीं है। यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कई बार अगर आपको सेम कैटेगरी की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है तो निवेशक अक्सर स्कीम के एक्सपेंस रेशियो को देखकर यह अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी स्कीम आपको बेहतर रिटर्न दिला सकती है। तो उदाहरण के तौर पर यहां पर हम लार्ज कैप फंड की कैटेगरी की बात करते हैं, और इस कैटेगरी में यदि हम टाटा लार्ज कैप फंड को देखें तो एज ऑन 30 जून 2021 इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो, यानी कि मैं रेगुलर प्लान की बात कर रहा हूं, और स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 2.40%, और उसी वक्त पर एक्सिस ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.76%। तो यदि रिटर्न्स की बात करें तो टाटा लार्ज कैप फंड, जिसका एक्सपेंस रेशियो एक्सिस ब्लू चिप के मुकाबले में कहीं ज्यादा है, उसने लास्ट 1 ईयर में 47.45% का रिटर्न दिया है, और उसी वक्त पर एक्सिस ब्लू चिप फंड का रिटर्न रहा है 38.48%। ये रिटर्न्स एज ऑन 20 जुलाई 2021 के हैं। तो दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होने से यह बात साबित नहीं होती है कि रिटर्न्स कम होंगे। दोस्तों, सीधी सी बात है कि यदि एक स्कीम का रिटर्न एक साल में 20% का आता है, यानी कि जो अंडरलाइंग असेट है वो 20% से ग्रो करता है, और एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के बाद मान लीजिए कि 2% का एक्सपेंस रेशियो है, तो एक्सपेंस को एडजस्ट करने के बाद जो एनएवी बनती है उस हिसाब से आपको नेट रिटर्न 18% का मिलता है। और वहीं एक दूसरी स्कीम है जिसने एक साल में 10% से ग्रो किया, यानी कि अंडरलाइंग असेट जो है वो 10% से ग्रो हुआ, और उस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए कि सिर्फ 1% है, लेकिन 1% एडजस्ट करने के बाद भी जो एनएवी बनेगी उस हिसाब से आपको रिटर्न सिर्फ 9% ही हाथ में आएगा। तो इसके लिए जो पोर्टफोलियो है स्कीम का वो कितना अच्छा है, कितने बेहतर रिटर्न्स आपको दिला सकता है, उस बात पर सब कुछ निर्भर करता है, ना कि इस बात पर कि स्कीम का एक्सपेंस रेशियो कम रखा गया है। अगेन ध्यान दीजिए कि यदि आप किसी स्कीम के रेगुलर प्लान को डायरेक्ट प्लान से कंपेयर कर रहे हैं और उस वक्त आप उनके एक्सपेंस रेशियो में फर्क देखते हैं, तो इसका फर्क आपको आपके रिटर्न्स में दिखाई देगा। लेकिन यदि आप दो अलग अलग स्कीम या दो अलग अलग फंड हाउसेस की स्कीम्स की बात कर रहे हैं और वहां पर आप एक्सपेंस रेशियो को सिर्फ ध्यान में रख रहे हैं, तो इससे आपको शायद फायदा ना भी मिले। इसलिए ध्यान रहे कि जब भी निवेश करते हैं वहां पर उसका जो पोर्टफोलियो है वो मायने रखता है, बाकी कुछ भी नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपने भी ऐसे किसी मिथ को ध्यान में रखकर पास्ट में इन्वेस्टमेंट करते समय कुछ मिस्टेक्स की हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इससे फायदा मिले। और दोस्तों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, रेगुलरली वॉच करते हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.